कल्पना कीजिए कि 22 अलग अलग कॉर्पोरेट कंपनियां हैं। अच्छा। हाँ, और हर कंपनी का अपना एक बहुत ही शक्तिशाली बॉस है, उनके अपने खुद के नियम हैं, काम करने के अलग तरीके हैं, मतलब अलग वर्दियां हैं और हथियारों के अपने अलग सप्लायर भी हैं। वाह, ये तो काफी है। और सबसे बड़ी बात, ये 22 कंपनियां अंदर ही अंदर एक दूसरे को अपना कट्टर प्रतिद्वंदी मानती हैं। राइट। अब सोचिए कि एक दिन अचानक एक आदेश आता है कि इन सबको रातों रात मिलाकर एक ही मेगा कॉर्पोरेशन बनाया जाएगा। ये तो किसी भी मैनेजमेंट के लिए एक बहुत बड़े बुरे सपने जैसा होगा। मतलब उनका कल्चर कैसे मिलेगा, एग्जैक्टली। उनकी वफादारी किसके प्रति होगी, और आज हम इसी पर बात करने वाले हैं, क्योंकि 1949 में राजस्थान के अंदर बिल्कुल ऐसा ही कुछ हुआ था। हाँ, और ये कोई आम कॉर्पोरेट मर्जर नहीं था। बिल्कुल नहीं, ये 22 अलग अलग रियासतों के सुरक्षा बलों को मिलाकर एक आधुनिक और एकजुट राजस्थान पुलिस का निर्माण करने की बात थी। और आज के इस खास गहन विश्लेषण में हम इसी की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि 16 अप्रैल 2026 को इस ऐतिहासिक घटना के 77 साल पूरे हो रहे हैं। राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस। राइट। तो हम सिर्फ एक कैलेंडर की तारीख की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस बात की गहराई में जाएंगे कि कैसे इतनी बिखरी हुई राजशाही व्यवस्थाओं को तोड़कर एक लोकतांत्रिक पुलिस बल खड़ा किया गया। मैं कहूंगा कि इस एकीकरण की गंभीरता को समझने के लिए ना हमें उस समय के राजनीतिक माहौल को देखना होगा। 1949 से पहले जिस राजस्थान को हम आज मैप पर देखते हैं उसका कोई एक रूप नहीं था। मतलब पूरा राजपूताना अलग अलग टुकड़ों और रियासतों में बटा हुआ था, जैसे जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर। राइट, बिल्कुल। और इन सभी रियासतों का अपना एक लंबा सैन्य इतिहास था। हर रियासत की अपनी खुद की पुलिस या सेना होती थी। और उनका काम क्या था, मतलब संविधान तो था नहीं तब। एग्जैक्टली। उनका मुख्य काम किसी लोकतांत्रिक संविधान का पालन करना नहीं था, बल्कि सीधे तौर पर अपने राजा या महाराजा के आदेशों का पालन करना था। तो उनकी वफादारी सिर्फ राजा के लिए थी। हाँ, तो जब भारत आजाद हुआ और इन रियासतों के विलय से संयुक्त राजस्थान बना, तो सबसे बड़ा संकट यही था कि इन पुरानी वफादारियों को एक साझा लोकतांत्रिक प्रणाली में कैसे बदला जाए। ये तो बहुत मुश्किल रहा होगा। बहुत मुश्किल। मतलब सोचिए, जोधपुर का एक सिपाही जो सदियों से जयपुर को अपना दुश्मन मानता आया हो, वो अचानक से जयपुर के सिपाही के साथ एक ही सिस्टम में कंधे से कंधा मिलाकर कैसे काम करेगा। वाओ, ये तो सिर्फ प्रशासनिक चुनौती नहीं थी, ये तो एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक बदलाव था। बिल्कुल, ये माइंडसेट बदलने की बात थी। ये एक बहुत ही जटिल स्थिति लगती है, पुरानी मान्यताओं को तोड़कर एक नई पहचान बनाना। और हमारे पास जो दस्तावेज है वो बताते हैं कि 16 अप्रैल 1949 को एक साझा पुलिस प्रणाली शुरू करने के लिए इन बलों का विलय किया गया था। सही कहा। इसीलिए कल 16 अप्रैल को स्थापना दिवस मनाया जाता है। लेकिन मैंने रिकॉर्ड्स में एक अजीब सी टाइमलाइन देखी जो थोड़ा सोचने पर मजबूर करती है। वो क्या? मतलब पहले पुलिस महानिरीक्षक यानी जो आईजीपी थे, श्री आर बनौरजी, उन्होंने 16 अप्रैल से पहले ही यानी 7 अप्रैल 1949 को अपना पदभार ग्रहण कर लिया था। हाँ, ये एक बहुत दिलचस्प पॉइंट है। और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि रिकॉर्ड्स बताते हैं कि इस पुलिस फोर्स का पूरी तरह से औपचारिक गठन और जो सुचारू संचालन है वो जनवरी 1951 में जाकर पूरा हुआ। तो ये टाइमलाइन काफी उलझी हुई नहीं लगती? 16 को स्थापना, 7 को नेतृत्व का आना और फिर 1951 तक प्रक्रिया का खिंचना। देखिए, मैं इसे ऐसे समझाता हूँ, बड़े सिस्टम्स का निर्माण ना कभी भी एक सीधी रेखा में नहीं चलता। अच्छा। हाँ, मतलब ये कोई मशीन तो है नहीं कि 16 अप्रैल को एक कागज पर साइन हुए और रातों रात एक नई पुलिस फोर्स जमीन पर गश्त लगाने लगी। राइट, जमीनी हकीकत अलग होती है। बिल्कुल, कागजी आदेश और जमीन पर उसे उतारने में बहुत बड़ा फासला होता है। किसी भी इतनी बड़ी और बिखरी हुई व्यवस्था को दिशा देने के लिए सबसे पहले एक लीडर की जरूरत होती है। तो श्री आर बनर्जी का 7 अप्रैल को आना वही कदम था। एग्जैक्टली। विलय की आधिकारिक घोषणा से पहले एक कमांडर का होना जरूरी था, ताकि वो ये रूपरेखा तैयार कर सके कि विलय के बाद ये फोर्स काम कैसे करेगी। ये तो कुछ ऐसा हुआ लाइक हवा में उड़ते हुए किसी हवाई जहाज का इंजन बदलना। क्या बात है, बहुत सही तुलना की आपने। है ना? एक तरफ पुरानी व्यवस्था को काम भी करने देना है ताकि राज्य में लॉ एंड ऑर्डर न बिगड़े, और साथ ही उड़ते हुए जहाज में नए पुर्जे भी फिट करने। बिल्कुल सटीक। 16 अप्रैल को जब कानूनी तौर पर विलय हुआ तो वो सिर्फ एक पॉलिसी लेवल का फैसला था। उसके बाद का जो समय है, अप्रैल 1949 से लेकर जनवरी 1991 तक के लगभग 2 साल, वो दरअसल इसी इंजन बदलने का समय था। तो उन 2 सालों में असल में हुआ क्या? बहुत कुछ हुआ। अलग अलग रियासतों की अलग अलग रैंक प्रणाली थी। कहीं कोई सूबेदार था तो कहीं कोई कोतवाल। ओह, तो उन्हें एक करना था। हाँ, उन सबको एक नेशनल स्टैंडर्ड के अनुसार इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर की रैंक देना एक बहुत बड़ा काम था। फिर हथियारों में एक रूपता लानी थी। राइट, कुछ के पास पुराने हथियार होंगे। बिल्कुल, किसी रियासत के पास आधुनिक राइफलें थी तो कोई पुरानी बंदूकों पर ही चल रहा था। इसके अलावा पूरे राज्य के लिए एक साझा पुलिस मैनुअल तैयार करना था। मतलब सबको एक ही नियम सिखाना। हाँ, इस 2 साल के ट्रांजिशन में पुलिस कर्मियों की योग्यता जांची गई, उन्हें ट्रेनिंग दी गई, नई भर्तियां हुई। ये एक बहुत सावधानी से की गई फिल्टरिंग थी। और ये सब जनवरी 1951 में जाकर पूरा हुआ। एग्जैक्टली। मैं सोच रही थी कि इस 2 साल की पीरियड में कितनी वैचारिक और प्रशासनिक टकराहट हुई होगी, इसका तो बस अंदाजा ही लगाया जा सकता है। बहुत ज्यादा। अब जब इतनी विशाल फोर्स बन गई जिसमें अलग अलग बैकग्राउंड, अलग वर्दियों वाले लोग थे, तो उन्हें एक सूत्र में बांधने के लिए एक बहुत ही मजबूत गोंद की जरूरत थी। एक फिलॉसफी की। हाँ, एक ऐसे दर्शन की जो हर पुलिस वाले को बताए कि नई व्यवस्था में उनका असल मकसद क्या है। और यहीं से राजस्थान पुलिस के आदर्श वाक्य का जन्म होता है, अपराधियों में डर, आमजन में विश्वास। सतह पर ये एक बहुत ही सीधा और कैची नारा लगता है, लेकिन अगर हम इसकी गहराई में जाएं तो एक तरफ डर की बात हो रही है और दूसरी तरफ विश्वास की। राइट। मतलब ये एक ही सिक्के के 2 बिल्कुल विपरीत पहलुओं को बैलेंस करने की बात है। मैं तो कहूंगा कि अपराधियों में डर, आमजन में विश्वास कोई साधारण स्लोगन है ही नहीं। ये लोकतंत्र में पुलिसिंग का सबसे गहरा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। वो कैसे? अगर हम इसके पहले हिस्से को देखें, अपराधियों में डर, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पुलिस को एक क्रूर संस्था बनना है। अच्छा, तो डर का क्या मतलब है यहाँ? तानाशाही व्यवस्थाएं क्रूरता से काम चला सकती हैं, लेकिन लोकतंत्र में डर का मतलब निश्चितता से होता है। निश्चितता मतलब सजा की निश्चितता। एग्जैक्टली। अपराधियों के मन में यह खौफ होना चाहिए कि अगर कानून तोड़ा गया
तो पकड़े जाने और सजा मिलने की निश्चितता 100% है। वाओ, ये बहुत सही पॉइंट है। ये न्याय प्रणाली की प्रभावशीलता और पुलिस की त्वरित कार्रवाई का डर है। और मुझे लगता है कि ये डर तभी कारगर हो सकता है जब इसका दूसरा हिस्सा यानी आम जन में विश्वास जमीन पर सच में काम कर रहा हो। बिल्कुल, क्योंकि एक आम नागरिक के लिए पुलिस के पास जाने का अनुभव डरावना नहीं होना चाहिए, है ना? एकदम सही। व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो पुलिस बिना नागरिकों की खुफिया जानकारी के या उनके सहयोग के किसी भी बड़े अपराध को सुलझा ही नहीं सकती। मुमकिन ही नहीं है। अगर लोग पुलिस से ही डरने लगेंगे तो वे ना तो रिपोर्ट करेंगे और ना गवाह बनेंगे। और इसीलिए आमजन में विश्वास सिर्फ कोई पीआर कैंपेन नहीं है। राइट, ये एक टैक्टिकल जरूरत है। बिल्कुल, ये एक ऑपरेशनल जरूरत है। पुलिस की असली ताकत हथियारों से नहीं आती, जनता के भरोसे से आती है। बिना भरोसे के पुलिसिंग पूरी तरह से पंगु है। जब कोई नागरिक रात के अंधेरे में सड़क पर खाकी वर्दी देखे तो उसे सुरक्षा महसूस होनी चाहिए, घबराहट नहीं। ये बैलेंस बनाना तो दुनिया के किसी भी फोर्स के लिए सबसे मुश्किल काम होगा। सबसे मुश्किल। शक्ति दिखाना आसान है, लेकिन शक्ति के साथ न्याय का भरोसा दिलाना बहुत कठिन है। और 1949 में यही सबसे बड़ा बदलाव था। हाँ, अब उन्हें राजाओं की रक्षा नहीं करनी थी, बल्कि जनता का विश्वास जीतना था। इस वैचारिक बदलाव को एक चेहरा भी दिया गया, जो है उनका आधिकारिक प्रतीक चिन्ह, विजय स्तंभ। राजस्थान के इतिहास में चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ सिर्फ पत्थरों की इमारत तो है नहीं, ये अदम्य साहस और कभी हार न मानने की भावना का प्रतीक है। बिल्कुल। तो इसे पुलिस के प्रतीक में शामिल करना शायद ये दर्शाता है कि पुलिस का काम भी एक निरंतर चलने वाली लड़ाई है अराजकता के खिलाफ। एग्जैक्टली, ये एक बार की जीत नहीं है। हाँ, ये समाज में सत्य और न्याय की लगातार जीत का दावा है। और इस पूरे दर्शन को राज्य में लागू करने के लिए एक नर्व सेंटर की भी जरूरत होती है, जो कि जयपुर स्थित पुलिस मुख्यालय है। हाँ, पुलिस मुख्यालय या PHQ वो जगह है जहाँ से पूरे राज्य के लिए नीतियां बनती हैं। और ये मुख्यालय सुनिश्चित करता है कि विजय स्तंभ का जो दर्शन है वो सिर्फ फाइलों में न रहे, जमीन पर उतरे। बिल्कुल। राज्य के किसी सुदूर रेगिस्तानी इलाके से लेकर किसी शहरी थाने तक हर सिपाही का काम उसी एक नीति से निर्देशित होना चाहिए। ये इतिहास और सिद्धांतों की चर्चा तो बहुत दिलचस्प है, लेकिन जब एक संस्था 77 साल पुरानी हो जाती है तो एक रिस्क रहता है कि उसके नारे सिर्फ दीवारों पर लिखे रह जाएं। हाँ, ये खतरा तो हमेशा रहता है। तो क्या आज की फोर्स वास्तव में इन सिद्धांतों का पालन करती है? ये देखने के लिए हमें कल के आयोजनों पर गौर करना होगा। हमारे पास जो जानकारी है उसके अनुसार राजस्थान पुलिस अकेडमी और हर जिला मुख्यालय पर बड़े कार्यक्रम होते हैं। शानदार पुलिस परेड होती है जहाँ मुख्यमंत्री या DGP सलामी लेते हैं। राइट। और अधिकारियों को पुलिस पदकों से सम्मानित किया जाता है। देखिए, ये परेड और सलामी किसी भी फोर्स के लिए बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक महत्व रखते हैं। कैसे? जब एक सिपाही सजीवी वर्दी में अपने सैकड़ों साथियों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है तो वो अनुशासन और सामूहिक ताकत का बेहतरीन प्रदर्शन होता है। ओह, तो ये उस एकजुट फोर्स का स्वरूप है जो 1949 में बनी थी। एग्जैक्टली, वो 22 हिस्सों को जोड़कर जो एक फोर्स बनी थी, ये उसका जीता जागता स्वरूप है। और जो मेडल दिए जाते हैं, पुलिस का काम बहुत तनावपूर्ण होता है, जोखिम से भरा होता है। जब किसी को उनके साहस के लिए सम्मानित किया जाता है तो ये पूरी फोर्स को एक संदेश देता है कि उनके काम की कद्र है। हाँ, कि समाज उनके बलिदान को भूलता नहीं है। पूरी तरह समझ में आती है, मतलब ये उनके अनुशासन का हिस्सा है। लेकिन आयोजनों में कुछ और भी चीजें हैं जो थोड़ी अलग लगती हैं। जैसे दस्तावेज बताते हैं कि स्थापना दिवस पर रक्तदान शिविर होते हैं, बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण होता है और सार्वजनिक जगहों पर पुलिस बैंड का प्रदर्शन भी होता है। अच्छा। अब पारंपरिक नजरिए से सोचें तो पुलिस का काम अपराध रोकना है, ब्लड डोनेशन या पेड़ लगाना उनका कोर जॉब तो है नहीं। लेकिन अगर हम इसे उनके मोटो आमजन में विश्वास से जोड़ें तो ये मुझे पूरी तरह से सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल लगता है। बहुत सही पकड़ा आपने, है ना? जब खाकी वर्दी में एक पुलिसकर्मी अपना खून दान करता है तो वो उस मनोवैज्ञानिक दीवार को तोड़ रहा होता है। बिल्कुल, वो दिखा रहा है कि वर्दी के पीछे भी एक संवेदनशील इंसान है। राइट। और सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल पुलिसिंग में बहुत प्रभावी रणनीति है। पुलिस की ना एक बहुत सख्त छवि होती है। हाँ, लोग डरते हैं थोड़ा, जो उनके काम के कारण बनी जाती है। लेकिन जब वही पुलिसकर्मी समाज के लिए अपना रक्त देता है तो वो दिखाता है कि वो सिर्फ हथियार चलाना नहीं जानता, जीवन बचाना भी जानता है। वाह, ये बहुत गहरी बात है। और पेड़ लगाना ये दर्शाता है कि वो समाज के भविष्य के प्रति भी संवेदनशील हैं। वो सिर्फ अपराध होने के बाद नहीं आते, बल्कि समाज के निर्माण में भी भागीदार है। और मुझे लगता है कि पुलिस बैंड का प्रदर्शन भी इसी दिशा में एक कदम है। कैसे? आमतौर पर पुलिस के सायरन की आवाज से ही लोगों में तनाव पैदा हो जाता है। हाँ, ये तो है। लेकिन जब वही पुलिस वाले संगीत के जरिए लोगों से जुड़ते हैं तो एक बहुत ही सकारात्मक माहौल बनता है। बिल्कुल सही बात है। ये सब उस डर को कम करने और उस विश्वास को बढ़ाने का जमीनी तरीका है जो 1949 में सोचा गया था। और मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहूंगा। हाँ, बताइए। जब ये सॉफ्ट पावर काम करती है ना तो पुलिस का जो हार्ड पावर वाला काम है यानी अपराध सुलझाना वो अपने आप आसान हो जाता है, क्योंकि लोग खुद आगे आते हैं। Exactly. जब हौसला होता है तो लोग भागते नहीं है, जानकारी देते हैं, गवाह बनते हैं। इसीलिए इन सामाजिक गतिविधियों को शामिल किया जाता है ताकि संस्था जनता के साथ जमीन पर जुड़ी रहे, रिश्ता सिर्फ सत्ता का न रहे, सहयोगी का बन जाए। Right. तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो 1949 से 2026 तक का राजस्थान पुलिस का ये सफर ऐतिहासिक रूप से बहुत ही समृद्ध रहा है। बिल्कुल। 22 अलग अलग रियासतों के बलों को एक झंडे के नीचे लाना